साथियों, मैं अभी सर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभी क्लासेस कानपुर पर। तो साथियों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी का विकास होने में कौन कौन सी चीज़ें आई, उसका अर्थ क्या था, मानक भाषा क्या थी, उसकी इकाइयाँ क्या थी, ये बहुत सारी चीज़ें हमने बताई। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे स्टूडेंट जो इस बार अभी नहीं जुड़े होंगे। तो सभी साथियों से पहले तो ये है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे द्वारा दी गई वीडियो को जो हम लोग डालते हैं वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा हिंदी का उद्भव। क्या है टॉपिक? हिंदी का उद्भव। होता क्या है बच्चों, ज्यादातर हम देखते हैं लोग ग्रामर पढ़ाते हैं और ज्यादातर हर कंपटीशन में प्रमुख रचनाएं जो आ रही हैं उसमें जो मेन टॉपिक होते हैं वो हिंदी भाषा का विकास, हिंदी का उद्भव और विकास, इसके बाद होती हैं उपभाषाएं और बोलियां। इससे निश्चित है कि 1 या 2 नंबर का या 3 नंबर का निश्चित आता है। तो इस पोर्शन को बहुत सारा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये पॉइंट छूट जाते हैं। ज्यादातर लोग दूसरी चीजों पे ध्यान देते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हम और भी चीजों पर ध्यान देने वाले हैं। और हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, ये कोई भारी भरकम चीज नहीं है, बहुत इजी है। आपको लगता होगा ये कठिन है, लेकिन आज की क्लास में आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद ये कहेंगे कि इससे सरल चैप्टर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज जो हम पढ़ाने वाले हैं ये कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जो आपको बिल्कुल आज ही एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम कोई भी चीज कल के लिए नहीं रखते हैं, जो भी होगा वो आज ही होगा बच्चों, ठीक है। तो अब बात करते हैं हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, हिंदी किस शब्द से आई। ऐसे सोए कि कहीं से भी हिंदी आ गई हो और हमने कह दिया हिंदी ऐसे ना। हिंदी कैसे आई बच्चों, देखते हैं। प्राचीन काल में क्या हुआ बच्चों कि हमारे यहाँ लोग व्यापार करने आए। फारस के लोग अपने यहाँ क्या करने आए, व्यापार करने आए। तो उनको एक रास्ते में बच्चों नदी मिली, सिंधु। जब फारस के लोग आपके यहाँ व्यापार करने आए तो उनको रास्ते में एक नदी मिली। तो उनके यहाँ फारसी भाषा में सा के स्थान पर हा और धा के स्थान पर दा बोला जाता है। तो सिंधु नदी को उन्होंने कह दिया हिंदू। क्या कह दिया? हिंदू। सिंधु नदी को क्या कह दिया? हिंदू। हिंदू में से ऊ प्रत्यय का बाद में क्या कर दिया? लोप कर दिया। बच्चों देखो कितना आसान है कि सिंधु शब्द आया, सिंधु शब्द से बना हिंदू, क्योंकि वहां पर फारसी में सा के स्थान पर हा और धा के स्थान पे दा बोला गया। तो सिंधु को कह दिया हिंदू। हिंदू बेटा हो गया एक संप्रदाय, और इसमें से ऊ प्रत्यय का लोप करके, जब ऊ प्रत्यय का लोप किया तो ये क्या बन गया? हिंद। क्या बन गया? हिंद। हिंद बन गया। अब देखिए, ऊ प्रत्यय का बेटा लोप किया है तो इसमें एक नया प्रत्यय जोड़ दिया, हिंदीक। ईक प्रत्यय जोड़ा, ऊ प्रत्यय का लोप हुआ, ईक प्रत्यय जोड़ा तो हिंदीक बना। धीरे से का लोप हो गया। इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। मतलब सीधी सी बात है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो हुई वो किस शब्द से हुई? सिंधु शब्द से हो गई। तो एक प्रश्न निकल के आया ना निकल के? देखिए, हमने कहा ही था बहुत आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने की जरूरत है। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आया कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो हुई वो किस शब्द से हुई? सिंधु शब्द से हुई। अब प्रश्न अगर हम ये पूछें कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई तो ये किस भाषा की देन है? क्या प्रश्न पूछा हमने? ये किस भाषा की देन है? तो बच्चों ये फारसी भाषा की देन है, क्योंकि ये लोग व्यापार करने आए। कौन लोग व्यापार करने आए? ईरानी लोग आए। ईरानी। ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि हिंदी
शब्द जो है किन लोगों की देन है? तो बच्चों ईरानी लोगों की देन है। और ये जो भाषा थी ये फारसी थी, शब्द था सिंधु था। तो ये हो गई हिंदी का उद्भव, अर्थात हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हिंदी की उत्पत्ति के साथ साथ बहुत सारी भाषाओं का विकास क्रम है। हिंदी प्राचीन भाषा नहीं है हमारी, ये तो हमने शब्द बताया क्योंकि ये लैंग्वेज है, इसका पेपर होना है, तो इसके बारे में हमने बता दिया कि हिंदी की उत्पत्ति बेटा सिंधु शब्द से हुई। अब हुआ क्या, अपने यहाँ प्राचीन काल में दो प्रकार के परिवार थे। कितने प्रकार के परिवार थे? दो प्रकार के परिवार थे। एक था आर्य परिवार और एक था द्रविड़ परिवार। देखिए हमने कहा कि प्राचीन काल में दो प्रकार के परिवार थे, एक था आर्य परिवार और एक था द्रविड़ परिवार। बच्चों जो आर्य परिवार था ये उत्तर भारत के लोगों के लिए था। मतलब प्राचीन काल में दो प्रकार के परिवार थे, एक आर्य परिवार और एक द्रविड़ परिवार। उत्तर भारत के लोग जो थे वो आर्य परिवार के थे और दक्षिण भारत के लोग जो थे वो किस परिवार के थे? द्रविड़ परिवार के थे। उत्तर भारत के लोग आर्य परिवार से और दक्षिण भारत के लोग द्रविड़ परिवार से थे। और उत्तर भारत के लोगों में सबसे प्राचीन जो भाषा थी वो कौन थी? संस्कृत थी। और संस्कृत थी ये हवा में नहीं कहा गया, ये संस्कृत थी, इसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में हुआ है और सबसे प्राचीन वेद भी चूंकि हमारा क्या है? ऋग्वेद ही है। बच्चों संस्कृत आई, संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद बच्चों प्राकृत आया और प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा आई और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ। अब समय क्या था? बात करते हैं हम सबसे पहले समय की, पहले पूरा समय, फिर एक लैंग्वेज के बारे में हम बात करेंगे। संस्कृत का बच्चों जो समय था ये था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, संस्कृत का समय था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। पाली का समय था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। बहुत आसान है, बस नोट करते चले, एक एक चीज कॉन्सेप्ट पे ध्यान में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ये मेरा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत जो आई 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, अब देखो अपभ्रंश बेटा आई 500 ईस्वी से 1000 तक। मोटा मोटा देखते हैं कि संस्कृत हमारी 1500 से शुरू हुई, 500 मतलब 1000, फिर पाली जो आई 500 से 500, प्राकृत 1 से 500, 500, अपभ्रंश भी 500 से 1500 और हिंदी आई 1000 ईस्वी से अब तक। 1000 ईस्वी से अब तक हिंदी का विकास हुआ। ये सारी चीज जो पॉइंट है इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम एक एक भाषा के बारे में बात करते हैं कि कौन सी भाषा कब आई। जैसे संस्कृत आई तो सबसे प्राचीन भाषा जो थी आपकी वो संस्कृत थी। अब हम बात करते हैं कि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, ये आपने लिख लिया होगा। तो अब बात करते हैं कि सबसे प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत। हुआ क्या कि प्राचीन काल में सबसे प्राचीन भाषा जो संस्कृत थी इसके दो पार्ट हुए बेटा। एक हो गई आपकी वैदिक संस्कृत और एक हो गई लौकिक संस्कृत। अगर ऑप्शन में केवल आता है कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है तो आपने कह दिया संस्कृत। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है और दो ऑप्शन होते हैं तो आप मान के चलिए उसमें लिखा होगा, एक लिखा होगा वैदिक संस्कृत और एक लिखा होगा लौकिक संस्कृत। जब दो ऑप्शन मिलते हैं आपको
तब आपको क्या करना है, वैदिक संस्कृत पर टिक करना है, लौकिक संस्कृत पर टिक नहीं करना है। और यही संस्कृत जो थी वो देव भाषा के नाम से जानी गई। किस नाम से जानी गई? देव भाषा की। पूछा जाता है प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा देव भाषा है, तब आपका आंसर होगा संस्कृत जो है वो देव भाषा। वैदिक संस्कृत का एक नवीन रूप, सरलतम रूप लौकिक संस्कृत थी। क्योंकि देखो बेटा, संस्कृत जो थी बहुत क्लिष्ट भाषा थी। तो जब हम विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान करते थे तो कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाता था, इसलिए उसको सरल करके हम लोगों ने लौकिक संस्कृत बनाई। ठीक है, अब देखो ये विद्वानों की भाषा थी, तो जितने भी वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सभी वैदिक संस्कृत में लिखे गए। और रामायण एवं महाभारत जैसे ग्रंथ लौकिक संस्कृत में लिखे गए। बहुत सारे बच्चे कभी कभी यही गलती कर देते हैं कि रामायण किसने लिखी। अरे भाई, रामायण सभी को कभी क्यों गलत कर देते हैं? क्योंकि वो रामचरितमानस तुलसीदास जी में गलती कर देते हैं। तो रामायण जो लिखी हमारी वो वाल्मीकि जी ने लिखी, और महाभारत जो लिखी वो वेद व्यास जी ने लिखी। इस पे भी ध्यान कर, क्योंकि है बहुत इजी। लेकिन कभी कभी क्या होती है, ये सरल क्वेश्चनों को भी आप गलत करके आते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम में जो भी चीज आती है, पहले बेटा उसको ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देना है। जल्दबाजी कतई नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए कितना सरल हो गया कि सबसे प्राचीन भाषा हमारी हुई संस्कृत, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है कि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और ये देवों की भाषा है। प्लस ये वैदिक संस्कृत हो गई, लौकिक संस्कृत हो गई। हमने बता दिया जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है, वेद हैं, पुराण है, उपनिषद हैं, सभी आपके वैदिक संस्कृत में है। और रामायण एवं महाभारत जैसे ग्रंथ जो है लौकिक संस्कृत है। अब संस्कृत के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका पाली। हाँ, एक चीज और कि जो संस्कृत थी ये किस धर्म की भाषा थी, ये और ध्यान रखें। ये बेटा वैदिक, जब सबसे प्राचीन जो धर्म था वो वैदिक धर्म था। तो वैदिक धर्म की प्रमुख भाषा जो थी वो संस्कृत थी। वैदिक धर्म की सबसे प्राचीन जो भाषा थी वो वैदिक संस्कृत थी। वैदिक धर्म के बाद जो हमारे यहाँ आया वो बेटा कौन आया? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा जो थी वो पाली थी। कौन सी थी? पाली। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि बौद्धों ने किस भाषा में उपदेश दिया? किस भाषा में उपदेश दिया? तो बौद्धों ने पाली भाषा में उपदेश दिया। अब पाली में एक, ये बौद्धों की भाषा थी। पाली में त्रिपिटक बहुत फेमस है। त्रिपिटक कौन कौन से थे? ये क्वेश्चन आता है कि त्रिपिटक पाली में कौन कौन से थे। तो पाली में बेटा जो त्रिपिटक थे, त्रिपिटक, त्रिपिटक से देखो पिटक और त्रि का मतलब हो गया तीन। बहुत सिंपल है, त्रिपिटक। अब देखो त्रिपिटक में आप कहो बहुत भारी भरकम है सर, त्रिपिटक कैसे याद होंगे? हमको तो भूलोगे नहीं आप, अब भूलोगे भी तो भूलने भी नहीं देंगे, इतना भी मान के चलिए, क्योंकि अभी को जल्दी कोई भूलने वाला नहीं है। तो हमको याद रखिए, त्रिपिटक बेटा अपने आप याद हो गए। हमको आप जानते हैं, हम यहां लिख देते हैं अपने आप। ये क्या हो गए? अभी जी हो गए। अब अभी के आगे थोड़ा सा सु लगा दीजिए, तो ये सु अभी हो गए। अब हम त्रिपिटक की बात करते हैं। त्रिपिटक में तीन हैं। देखिए पहले हमने कहा सु और बाद में हम अभी, सु अभी हो गए। तो पहला त्रिपिटक हो गया सुत्त पिटक। आसान है ना? देखिए त्रिपिटक में पिटक है और सूजी है, तो सुत्त पिटक हो गया। अब अभी में पहले आ गए तो दूसरा हो गया बच्चों अभिधम्म पिटक। कितना आसान है, अभिधम्म पिटक। और तीसरा है वी, तो तीसरा हो गया आपका विनय पिटक। क्या हो गया? विनय पिटक। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, तो ये सभी पाली भाषा में लिखे गए। प्रश्न कैसे आता है कि निम्नलिखित में कौन त्रिपिटक नहीं है? इन तीन में से कोई चौथा ऑप्शन और होगा, वही आपको टिक करना होगा।
ठीक है, तो याद हो जाएगा, पूरी आशा है। बिल्कुल सिंपल है, एकदम आपको लग रहा होगा सर ये बहुत इजी है। मैंने पहले ही कहा था कुछ भी नहीं है बेटा भाषा क्रम में, बिल्कुल सिंपल है, सीधा है। बस ध्यान देने की जरूरत है कि एक एक पॉइंट पे ध्यान दे दीजिए, मैं बहुत हर चीज को आसान बना दूंगा। अब बात अगला आती है कि अरे भाई संस्कृत जो थी सर जी विद्वानों की भाषा थी, पंडितों की भाषा थी, संस्कृत हो गई, पाली हो गई। अब बात करते हैं हम लोग प्राकृत। ये जो प्राकृत भाषा थी बेटा, प्राकृत भाषा कहते हैं पंडितों की भाषा नहीं थी, विद्वानों की भाषा नहीं थी। पंडितों का मतलब था विद्वानों से, क्योंकि प्राकृत भाषा जनमानस की भाषा थी। यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा जनमानस की भाषा है, तो प्राकृत भाषा जनमानस की भाषा है, क्योंकि ये भाषा क्लिष्ट नहीं थी, एक आम बोलचाल की भाषा थी, इसलिए इसको प्राकृत भाषा कहा गया या जनमानस की भाषा कहा गया। संस्कृत, पाली, प्राकृत। अब बहुत इंपॉर्टेंट आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या है, ये प्रश्न बहुत आता है कि अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बच्चों अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा, लिख लीजिए, बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। ठीक है, मतलब जब शुद्ध नहीं रहेगा, ठीक है, बिगड़े हुए रूप में प्रयुक्त होगा, आम बोलचाल में प्रयुक्त होगा, तो वो क्या होगा, अपभ्रंश होगा। चंद्रदास शर्मा गुलेरी जैसे विद्वानों ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा दी, मतलब अपभ्रंश को ही उन्होंने पुरानी हिंदी कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि एक राजा मुंज थे, राजा मुंज को उन्होंने अपभ्रंश का पहला कवि होने की संज्ञा भी दे दी कि अपभ्रंश का पहला कवि कौन था, राजा मुंज था। एक प्रश्न और बच्चों पूछा जाता है कि अपभ्रंश को और किन नामों से जाना जाता है, तो अपभ्रंश को आपको पता होगा कि अपभ्रंश को हम लोग औहट्य के नाम से भी जाना जाता है। अपभ्रंश को हम लोग औहट्य के नाम से भी जाना जाता है या जानते हैं। औहट आपको पता है कि एक अपने गीतकार हुए हैं विद्यापति जी। विद्यापति जी ने दो रचनाएं बच्चों लिखी हैं, एक लिखी है कीर्ति लता और दूसरी लिखी है कीर्ति लता और कीर्ति पताका। ये दोनों रचनाएं जो लिखी थी ये औहट्य में ही लिखी थी। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्यापति जी की कीर्ति लता और कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी गई, तो वहां पर ऑप्शन होगा औहट्य। तो इस प्रकार ये समझ गए हम लोग कि अपभ्रंश से होते हुए अब अगला जो आता है वो आती है हिंदी। अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ। अगर प्राचीन भाषा संस्कृत है लेकिन हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तब आपका आंसर होगा शौरसेनी अपभ्रंश। अब अपभ्रंश के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो अगली क्लास में जब हम अपभ्रंश के बारे में चर्चा करेंगे तब हम बताएंगे कि शौरसेनी होते हैं और कितने होते हैं। बस इतना याद रखिए कि हिंदी का विकास जो हुआ था वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। अब प्राचीन काल में अगर देखें तो बहुत सारे भाषाओं के विकास क्रम के बाद इस समय वर्तमान में हिंदी बहुत सारे राज्यों में बोली एवं समझी जाती है, जिनको हम हिंदी क्षेत्रीय राज्य कहते हैं, क्योंकि हिंदी जो है बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। हमारे भारत देश में अधिकतर राज्यों में बोली जाने वाली भाषा है। तो बेटा वो 10 राज्य कौन कौन से हैं, वो हिंदी क्षेत्रीय 10 राज्य कौन कौन से हैं, ये हमको जानना है। तो ये आप सभी जानते होंगे, लेकिन बहुत आसान तरीके से मैं बताता हूँ, क्योंकि लोग ज्यादातर क्या होते हैं, अगर सीरियल से बेटा याद नहीं करते हो आप तो आप भूल जाते हो। हम जब पूछते हैं तो बच्चे ज्यादातर कहते हैं सर जी ये 2 3 4, इसके बाद गम हो गया, भूल गए। तो आप
आप बिल्कुल क्रम से याद रखिए, बिल्कुल नहीं भूलोगे कि ये 10 राज्य कौन कौन से हैं, कैसे, बिल्कुल सीधा सा याद रखिए बेटा, उंगलियों में हम बताते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से ही कटकर हमारा जो राज्य बना था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तीसरा था अपना मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अपना आया छत्तीसगढ़, 4 हो गए। देखिए बेटा, बिहार, बिहार के बाद झारखंड। 3 राज्य याद करने थे, 3 राज्य से 3 राज्य बड़े आसान तरीके से मैंने याद कर लिए ना। देखो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। बहुत थक गए होंगे, जब थक गए होंगे तो चलते हैं और थोड़ा थकने के लिए राजस्थान की तरफ। रेगिस्तान, रेगिस्तान है ना, ठीक है। चलो, रेगिस्तान में पहुंच गए तो हम 7वें राज्य में पहुंच गए, राजस्थान में। राजस्थान के बाद अब चलते हैं हम लोग 8वें राज्य में, मतलब दिल्ली आ गए। दिल्ली के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं हरियाणा। हरियाणा में थोड़ा आराम कर लेंगे। हरियाणा के बाद अब वादियों में घूमने चलेंगे। 10वां राज्य हो गया बच्चों, कौन सा? हिमाचल प्रदेश। देखिए कितने आसान है, बहुत आसान से उंगलियों में रिवीजन कर लीजिए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ये 10 राज्य हैं जिनको हम हिंदी क्षेत्रीय राज्य कहते हैं। अब हिंदी क्षेत्रीय राज्य को है, इसको याद करने में आपको इतना कठिन तो नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए हम अगर कहें तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, या हम कहेंगे एक ट्रिक है कि क्या है। हम लिख रहे हैं उत्तर दिशा के, लिखो उत्तर दिशा के, लिखो बच्चों, इसमें क्या लिखा हमने कि उत्तर दिशा के मध्य में राज्य से मिली। देखिए बहुत आसान है, हमने कहा उत्तर दिशा के मध्य में राज्य से मिली और हरि के साथ, और हरि के साथ, ठीक है ना। उत्तर दिशा के मध्य में राज्य से मिली और हरि के साथ 36 बार। कितने बार? 36 बार, याद रखें, 36 बार। उत्तर दिशा के मध्य में राज्य से मिली और हरि के साथ 36 बार दिल्ली होते हुए, कहां होते हुए? दिल्ली होते हुए 36 बार दिल्ली होते हुए बिजाहिम से मिलने, विजाहिम से मिलने गए। देखें भाई, उत्तर, ये 10 राज्य को हमने ऐसे बांटा है कि गिनते हैं, फिर बैठ रहे हैं बिल्कुल के नहीं। उत्तर दिशा के मध्य में राज्य से मिले और हरि के साथ 36 बार, हरि के साथ 36 बार दिल्ली होते हुए बिजाहिम से मिलने गए। अब देखें, उत्तरा मतलब उत्तराखंड, 1 हो गया। दूसरा उत्तर प्रदेश, 2 हो गया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर आ गया मध्य प्रदेश। चौथा बच्चों राजस्थान, ठीक है। फिर 5वां हरियाणा, 6वां छत्तीसगढ़, 7वां दिल्ली, फिर बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश।
ऐसे 10 राज्य हो गए कि उत्तरा उत्तर दिशा के मध्य में राज से मिली और हरि के साथ 36 बार दिल्ली होते हुए बिजाहिम से मिलने गई या बिजाहिम में मिली, कुछ भी कह सकते हो। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। बच्चों ये आज की क्लास थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी और इसके एक एक पॉइंट को आपको ध्यान देना है, कहीं मिसिंग नहीं होना चाहिए कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। कौन कौन से राज्य ऐसे हैं ये भी ध्यान देना है, ठीक है। कौन भाषा कैसे विकास क्रम हुआ। अगली बार हम जब लेके आएंगे तो हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, इसको बिल्कुल मिस मत